नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक मॉडर्न एज ऑफ टीचिंग। आइए फ्रेंड्स, आज हम अपनी नई वीडियो के ऊपर डिस्कस करते हैं। थोड़ा लंबा टाइम लग गया वीडियो बनाने में क्योंकि कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स भी होती हैं लोगों की लाइफ में। उसी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स को लेकर एक हफ्ते से कोई न्यू वीडियो नहीं आ पा रही थी और थोड़ी परेशानी चल रही है, मन में डिस्ट्रेस है थोड़ा, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे बंद पड़े हैं। तो अपना भी काम कोचिंग से ही चलता है, तो वो कोचिंग खुल नहीं रही थी, तो इसके बाद थोड़ा डिस्ट्रेस है मन में, इसीलिए वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। परंतु अब कंटिन्यूटी में हम वीडियो बनाएंगे और आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में, ये चैप्टर 8 में करा रहा हूँ आप लोगों को। इस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था किस प्रकार से हम इन्वायरमेंट का ख्याल रख सकते हैं। यहाँ पूरा चैप्टर ही इन्वायरमेंट रिलेटेड चैप्टर है। किसका? इन्वायरमेंट रिलेटेड चैप्टर। उस रिलेटेड चैप्टर से हम बात करते हैं। अगर आपको पूरी वीडियो समझनी है और अच्छी तरह से चैप्टर के बारे में डिटेल में समझना है तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए, अन्यथा आप वीडियो अभी स्किप करके हट जाइए, क्योंकि आप जब तक एंड तक नहीं बने रहेंगे तब तक आपको कोई कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर समझना है तो एंड तक बने रहिए। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन पढ़ा रहा था, क्योंकि जब पृथ्वी पर तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे और प्रोग्राम्स हुए, तो क्या होता था, तापमान बढ़ा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग आ रही थी, संसाधन खत्म हो रहे थे, संसाधनों का दोहन ज़्यादा हो रहा था, तो उसको देखते हुए अलग अलग प्रकार के सम्मेलन किए गए विश्व द्वारा। क्योंकि कार्बन या पॉल्यूशन या जो आप कहें प्रदूषण किसी एक कंट्री द्वारा फैलाया नहीं जाता है, ये विश्व में प्रत्येक कंट्री द्वारा फैलाया जाता है। तो क्या हुआ, 1992 में एक सम्मेलन हुआ, जिस सम्मेलन का नाम दिया गया ब्राज़ील में रियो डियो जेनेरियो सम्मेलन। क्या नाम दिया गया? ब्राज़ील का रियो डियो जेनेरियो सम्मेलन। इसमें कुल 170 देशों ने और 1000 स्वयंसेवी संगठनों ने, अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने क्या लिया? भाग लिया। पर्यावरण को सुरक्षा को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर था। विकसित देश को चिंता ओजोन परत का क्षय था और वैश्विक ताप को लेकर था। विकासशील देश का अपने तथा पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने की चिंता थी। एक तरफ विकसित देश को यह था कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, जिसके कारण अल्ट्रा वायलेट रेड जो है, पैरावैगनिक किरणें धरती तक आ रही है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं। वहीं जो विकासशील देश थे उनको ज़्यादातर चिंता ये थी कि यार अभी तो हमने विकास स्टार्ट किया और विकसित देश अगर कह रहे हैं कि कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो कर चुके हैं, हमको पर्यावरण के संतुलन के साथ अपना विकास करना होगा। इसी के तहत हमारा एक एजेंडा बनाया गया, जिसे नाम दिया गया एजेंडा 21। इसमें विकास के तौर तरीके सुझाए गए और यह कहा गया कि हम आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे सारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, और इसे टिकाऊ विकास भी कहा गया। एक बात आई इसमें निकलकर, इसमें बात आई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। एजेंडा 21 में ही बात आई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या टिकाऊ विकास की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात होती थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब था कि भाई पर्यावरण को संतुलित रखते हुए अपना विकास संभव करना, अर्थात पर्यावरण को बचाए रखते हुए अपने विकास को संभव करना ही क्या कहलाया गया? टिकाऊ विकास कहा गया। फिर उसके बाद 1997 में एक और सम्मेलन हुआ, इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। क्या कहा गया? क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। औद्योगिक देश के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें जितने भी औद्योगिक देश थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले देश थे, उनको यह हिदायत दी गई वो कम से कम क्या करें? कम से कम उत्पादन करें। किसका कम से कम उत्पादन करें? कि भाई आप कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करें, जितना हो सके आप उतना कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करने की बात करें। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ। 2002 में एक और सम्मेलन हुआ जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में। इसे दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। मूल रूप से दीर्घकालीन विकास पर केंद्रित था। ठीक है। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, इन्होंने इसका बहिष्कार किया। चीन और रूस ने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को सहमति दे दी थी। ब्राज़ील ने एक प्रस्ताव के माध्यम से 2010 तक विश्व भर में कुल ऊर्जा के इस्तेमाल का 10% गैर परंपरागत स्रोत से होने का लक्ष्य रखा। इसमें बताया कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसका क्या किया? विखंडन किया। चीन और रूस ने इस पर अपना सहमति जताई और 2010 तक विश्व भर के कुल ऊर्जा इस्तेमाल का 10% जो होगा वो गैर परंपरागत स्रोत पर होगा। फिर उसके बाद 2007 में तीसरा सम्मेलन होता है
एक नॉर्मल बाली इंडोनेशिया में, ठीक है। इसे COP3 के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन ही था, वो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन था। क्योटो प्रोटोकॉल पर कॉल पे जो हुआ यहाँ पर बातचीत हुई और पूर्व में पर्यावरण को लेकर किए गए कार्यों के लिए प्रयास किए गए, उसका मूल्यांकन 2009 तक अगले सम्मेलन से कुछ ठोस रोड मैप व निर्धारित लक्ष्यों को तैयार किया गया। ठोस रोड मैप और निर्धारित लक्ष्यों को क्या किया गया, तैयार किया गया। उसके बाद सन 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? कोपेनहेगन सम्मेलन में, और 2012 में समाप्त हो गई। क्योटो संधि को आगे लागू करने के लिए मानदंडों को निश्चित करना, धरती के तापमान को 2 डिग्री से अधिक नहीं करने पर सहमति बनी। कि भाई देखो कोपेनहेगन यहाँ पर भी, आई थिंक कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, तो यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ 2009 में। और 2012 में क्योटो संधि के आगे लागू करने के लिए मानदंडों को निश्चित करना था। धरती का तापमान 2 डिग्री से अधिक ना हो, इस पर सहमति बनी। और कार्बन उत्सर्जन में कटौती को कहा गया कि कार्बन उत्सर्जन में क्या किया जाए, कटौती किया जाए। उसके बाद 2010 में एक सम्मेलन हुआ, कानाकुन सम्मेलन, COP16 कहा जाता है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती की बात कही गई थी कि कैसे भी करके ग्रीन हाउस कटौती की जाए। सबसे इम्पोर्टेंट है 2012 में रियो जेनेटिव सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद रियो का यह सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। प्रथम विश्व सम्मेलन के बाद ही हुआ था, 20 वर्ष बाद, इसलिए इसे रियो 20 कहा गया। सतत कोशीय विकास के लिए नवीनीकृत राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए नई उभरती चुनौती के लिए समाधान करने का उद्देश्य और रियो के मूल्यांकन की बात कही गई, ठीक है। मतलब नई उभरती चुनौतियों को समाधान करने का उद्देश्य किया गया, रियो सम्मेलन का मूल्यांकन किया गया। फिर उसके तथा वर्षा COP19, यह कहा गया कि सभी देश संभवतः 2015 से पहले तिमाही कटौती कर कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करेंगे, जितना भी हो सकेगा, मतलब कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करेंगे। उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ, COP हुआ 19, COP19 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस में समझौता हुआ था। यह 2020 तक लागू होगा। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के लिए 2 डिग्री सेल्सियस सीमित करना होगा। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर किए और 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2015 के मुकाबले 35 से 30% करने का लक्ष्य किया। अमेरिका ने स्वयं को इस समझौते से अलग रखा है, अमेरिका इस समझौते का शामिल नहीं है। उसके बाद COP22 मोरक्को में हुआ। विकासशील देशों द्वारा निर्धारित अवशिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का मुख्य विषय था, ठीक है। फिर उसके बाद COP23 हुआ जर्मनी में। चरणबद्ध तरीके से कोयले का उपयोग को सीमित करना था, ठीक है। और समाधान की दिशा में लिंग संबंधी कारकों की पहचान का निर्माण करना था। स्थानीय लोगों की राय और अहमियत थी। इसी के माध्यम से होने वाले ग्रीन हाउस उत्सर्जन के मुद्दे पर विचार विमर्श का निर्णय लेना था। उसके बाद 2018 में एक सम्मेलन हुआ COP24 पोलैंड में। इस वर्ष 2018 में आयोजित किया जाएगा। ये पुराना सपोर्टिंग मटेरियल है, हो चुका था ये सम्मेलन। और अब नए सम्मेलन के बारे में हम बात करेंगे जब हमारे नए सम्मेलन हमारे बुक में ऐड हो जाएंगे। बात करते हैं साझी संपदा। साझी संपदा क्या होता है? जैसे देखो कोई सार्वजनिक संपदाएं होती हैं, जहाँ जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे यहाँ कोयला निकलता है, कोयला पे सरकार का तो अधिकार है, परंतु सरकार अगर उसे मार्केट में बेचेगी तो समान रूप से सबका अधिकार है। साझी संपदा उन संपदा को कहते हैं जिस पर किसी भी एक नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी, सब पर सबका बराबर का अधिकार है। और इससे पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिक समुद्र सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी शामिल है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते जैसे आर्कटिक संधि 1959, मटेरियल न्यायाचार 1987 और आर्कटिक पर्यावरण न्यायाचार 1991 हो चुके हैं। मतलब ये साझी संपदा को लेकर कि भैया देखो कि अगर ओजोन लेयर में छेद हो रहा है तो किसी एक देश के कारण नहीं हो रहा है, इसके लिए कौन है? ऑल ओवर द कंट्री, जितने भी आपके भारत में या बाहर पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, सारे देश इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अर्थात नियम कानून भी कितने को बनाना चाहिए? सारे देशों को इसके लिए नियम कानून बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सारे देश अगर नियम कानून बनाएंगे तभी वो सही तरीके से क्या हो पाएगा? लागू हो पाएगा। साझी संपदा को लेकर विभिन्न जिम्मेदारियां भी होती हैं, ठीक है। कैसी जिम्मेदारियां होती किसी? देखो जैसे मैं बोलता हूँ वैश्विक संपदा को सुरक्षा को लेकर विकसित और विकासशील देश का मत भिन्न है।
वैश्विक साझी संपदा को लेकर विकसित और विकासशील दोनों का मत क्या है, अलग अलग है। विकसित देश इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों में बराबर बांटने के पक्ष में है, परंतु विकासशील देश दो आधारों पर विकसित देशों को इस नीति का विरोध करते हैं। पहला कि यह को लेकर जो है विकसित जो देश हैं या विकासशील देश हैं उनका मत अलग अलग है। कहाँ विकसित देशों का मानना ये है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों को बराबर से बांट देनी चाहिए और बराबर के बांटने, परंतु विकासशील देश दो आधारों पर विकसित देशों की इस नीति का विरोध करते हैं। पहला कि यहाँ की साझी संपदा को प्रदूषित करने में विकसित देशों की भूमिका अधिक है। दूसरा, यहाँ के विकासशील देश अभी भी विकास की प्रक्रिया में है, अतः साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में विकसित देशों की जिम्मेदारी भी अधिक होनी चाहिए तथा विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम की जानी चाहिए। अर्थात इनका मानना है कि देखो यार, ये तो विकास कर चुके हैं, जितने भी विकसित देश हैं तो धीरे धीरे करके विकास कर चुके हैं, तो इनकी जिम्मेदारी और होनी चाहिए, जबकि हमारी कम होनी चाहिए। हमारी क्यों कम होनी चाहिए? क्योंकि हमने विकास की राह अभी तय की है, अभी हमने चढ़ना चालू किया है विकास की रफ्तार को। भारत ने पर्यावरण सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपना योगदान दिया है। पहला, 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके उसका अनुमोदन किया। 2005 में G8 देश की बैठक में विकसित देशों द्वारा किया जा रहा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी पर जोर दिया। ठीक है, देखते रहो भारत कैसे काम कर रहा है। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों को स्वच्छ ईंधन का प्रयोग, ठीक है, 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया। ठीक है, अब ये देखो 2003 में बिजली अधिनियम को नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। भारत ने बायोडीजल से संबंधित राष्ट्रीय मिशन का कार्य चल रहा है। भारत सार्क मंच पे सभी राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा पर एक राय बनाना चाहता है। अब इसी के तहत देख लीजिए, भारत में रीवा में एक प्लांट लगा, सोलर प्लांट। ठीक है, भारत ने पर्यावरण में कुछ सुरक्षा और संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हित प्राधिकरण NGT की स्थापना की। अगर कोई भी भाई पॉल्यूशन फैलाता है, देखे ना, NGT दिल्ली गवर्नमेंट से हमेशा पूछती रहती है, भाई इतना पॉल्यूशन फैल रहा है, उसके लिए आप कर क्या रहे हैं? भारत विश्व का पहला देश है जहाँ अक्षय ऊर्जा विकास के लिए अलग मंत्रालय है। हाँ, ये भी है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रति व्यक्ति कम योगदान, अमेरिका 16 टन, जापान 8 टन, चीन 6 टन तथा भारत 0.1 टन। तो हम क्यों हस्ताक्षर करें? हम क्यों साझी संपदा पर हस्ताक्षर करें जबकि हमारा उतना है ही नहीं? भारत ने पेरिस समझौते पर 2 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। 2030 तक भारत उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने का कहा गया, 33 से 35% करने को कहा गया। COP23 में वृक्षारोपण वन क्षेत्रों में वृद्धि के माध्यम से 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन दो कार्बन को सिंक बनाने का वादा किया है। भारत कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है। सभी देशों को एक वैश्विक सौर गठबंधन का मुख्य रूप से कार्य करेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विभिन्न देशों को सरकारों के अतिरिक्त विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरणीय कार्यकर्ता तथा अन्य राष्ट्रीय स्थानीय स्तर पर कोई आंदोलन किए, जैसे दक्षिण अफ्रीका देश, मैक्सिको, चिली, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत के वन आंदोलन है। ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योग के विरोध में आंदोलन है। थाईलैंड, अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन, भारत बांधों के निर्माण को लेकर आंदोलन। तो मतलब इससे समझा जा सकता है कि विरोध में आंदोलन, जिसमें भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, आपके वन आंदोलन बहुत सारे हुए हैं, जैसे आपका एक 2-3 आपने सुने होंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया। एक आंदोलन आपका वो हो जाएगा, क्या कहते थे, पेड़ से चिपको आंदोलन। यस, जो पेड़ से चिपक गए थे, चिपको आंदोलन। संसाधनों की भू राजनीति क्या है? यूरोपीय देश का विस्तार का मुख्य कारण था कि अधीन देशों के आर्थिक शोषण कर रहा था, जिससे देश को पास जितने संसाधन थे उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होती थी। जैसे मैंने बोल दिया, आपके ऊपर मैंने कैप्चर कर लिया, किसी भी के ऊपर कैप्चर कर लिया, और अगर वो व्यक्ति अंदर से धनी निकला तो उसका जो धन का उपयोग कौन करेगा? भाई मैं करूँगा। इसीलिए जिसके पास जितने संसाधन होते वो उतना अमीर होता था। इमारती लकड़ी, पश्चिम देशों के लिए जलपोत के निर्माण के लिए दूसरे देशों के वनों पर कब्जा किया ताकि उनकी नौसेना मजबूत करने और विदेश को व्यापार बढ़े। तेल भंडार है, कब्जा किया। विश्व में युद्ध के बाद उन देशों का महत्व बढ़ गया जिनके पास यूरेनियम और तेल के संसाधन थे। विकसित देशों ने तेल का निर्बाध आपूर्ति के लिए समुद्री मार्ग पर सेना तैनात की। जल पानी पर नियंत्रण के बंटवारे को लेकर लड़ाइयाँ हुई। जॉर्डन नदी के पानी के लिए 4 राज्य दावेदार हैं, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान। ठीक है, उसके बाद देखिए मूलवासी, तो आपको पता ही है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में ऐसे लोगों को मूलवासी बताया जो मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं तथा बाद में दूसरी संस्कृति और जातियों में उन्हें अपने अधीन बना लिया।
भारत में मूलवासी के लिए जनजातीय और आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1975 में मूलवासी संगठन वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल बना है। मूलवासी का मुख्य मांग यह है कि उन्हें अपनी स्वतंत्रता पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए और दूसरी, आज़ादी के बाद चली आ रही परियोजना के कारण इनके विस्थापन और विकास की समस्या पर भी ध्यान दिया जाए। बहुत सारा ऐसे प्रोग्राम चले आ रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, इन लोगों